अपनी बात को और हम आगे बढ़ाएं तो इस इस ग्राफ के विषय में तो बात कर ही चुके थे। और क्या था, एक दिन ऐसी कुछ बात चली तो मैं खड़ा था, तो हमने एक बात बताई। कोई लड़का ने पूछा, लड़की ने पूछा, किसी ने पूछा, तो हमने ऐसे किया, हमने कहा ये देखो, ये लड़का है और ये लड़की है। हमने कहा होता क्या है कि ये इसको जानने की कोशिश करता है और ये इसको जानने की कोशिश करती है। हमने कहा यही चलता रहता है और जान एक दूसरे को नहीं पाते हैं। अगर यही बात लड़का स्वयं को जानने की कोशिश करे और लड़की भी स्वयं को जानने की कोशिश करे, तो हमने कहा ये एक दूसरे को जान जाएंगे। ऐसी बात मैंने कही थी। तो ये बात थोड़ा ब्लैक बोर्ड में ही बतानी थी, इसलिए ये बता दी। और थोड़ा इस पर एक बार और हम बात करना चाहते हैं, थोड़ा कर लीजिए, समझ लीजिए थोड़ा सा। अच्छा, एक बात और पहले से बता दें कि मैम ने, जो शारदा मैम थी, जो बीएड में फिलॉसफी पढ़ाती थी, उन्होंने हमसे पूछा, कहने लगे कि अच्छा तुम्हारा उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है? तो हमने कहा मोक्ष प्राप्त करना, ऐसे सीधे कहा। तो उन्होंने कहा अरे नहीं, कैसे, अगर तुम्हारे जैसे लोग दुनिया से चले जाएंगे तो ये दुनिया चलेगी कैसे? तो मैंने कहा मुझे मोक्ष चाहिए। तो ऐसी बातें अब चलने लगी थी, फिलॉसफी की क्लास होती थी तो हो जाता था। अब फिर बस ब्लैक बोर्ड पे थोड़ा बताना था। और एक बात और इसमें बता दें कि पहले ये बात बता दें, फिर इस पे थोड़ी सी चर्चा थोड़ी सी करेंगे। बात ये था कि अब हमारे दिमाग में ये आ रहा था, क्या क्रोध खराब है? सहनशीलता अच्छी होती है क्या? लेकिन हमें अंदर से कुछ ऐसा लग रहा था कि ये सहनशीलता, नम्रता, उदारता और ईमानदारी और अनुशासन, ये मुझे बोझ लग रहे थे। ये मुझे बोझ लग रहे थे, ऐसा लग रहा था कुछ ऐसी चीज़ है जो मैं महसूस तो कर रहा हूँ पर बता नहीं पा रहा हूँ, बाहर निकल नहीं रही वो चीज़, वो बाहर आ ही नहीं रही है। कुछ ऐसा था, थी वो अंदर लेकिन बाहर नहीं आ रही थी। तो ये भी मुझे सहनशीलता, नम्रता, उदारता, ईमानदारी और अनुशासन बोझ लग रहे थे। समझो विचार के लेवल पर बोझ महसूस हो रहा था। और ये तो होते ही हैं। जब मैं इनको गौर से इनकी तह तक उतरने की कोशिश करता था, क्रोध, घमंड, मोह, लालच, काम वासना, तो भयभीत हो जाता। अरे राम, बड़ा इतना आनंद महसूस होता था कि बहुत गहराई में, ओह, इनकी तह नहीं ली जा सकती। लेकिन जब इनकी भी हम था की कोशिश करते थे तो ये बोझ लगते थे। इनकी था नहीं, ये बोझ लग रहे थे। हमने कहा कुछ तो ऐसी चीज़ है जो बाहर नहीं आ रही। तो ये लगने लगा था। ये बाद में फिर मैं इसका हल मिला, बहुत से प्रश्न के उत्तर में मिलने चालू हो गए थे। एक ये प्रश्न का उत्तर मिल गया था कि आखिरकार इतने महापुरुष हुए फिर भी इस दुनिया की ये हालत है। वो इसलिए क्योंकि महापुरुषों की बातों को समझने के लिए ये स्थिति चाहिए। आपका विवेक जगह होना चाहिए, कहने मतलब सहनशीलता, ये सब जब होंगे तब आपकी बुद्धि खुली हुई होगी, तब आप सब समझ सकते हो। नहीं तो उनकी बातें इतने हाई लेवल की होती है कि समझ में कहाँ आएंगी। अब गौर करिए, इस पर बात हो जाए तो ये चीज़ समझ में आ गई थी, आखिरकार क्यों नहीं समझ में आ रहा था। और ये भी बात कि हमारी बात लोग क्यों नहीं समझते हैं, ये भी बात वही हो रहा था हमारे साथ। तो हमें बात समझ में आ गई थी। तो अब ये बस इस ग्राफ को, मतलब इस बात को समझना बहुत कठिन काम है। देखो, जब क्रोध बुद्धि को ढकेगा तब गड़बड़ होती है, नहीं समझ में आती, विचार कुछ भी अच्छे करो नहीं आएगा। और इस स्थिति से इस स्थिति तक जाने के लिए वही ध्यान, जो मैंने प्राणायाम बताया है, उन्हीं सांस के द्वारा बताया था, वो अगर वो व्यक्ति करता रहे तो धीरे 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 ये क्रोध की ऊर्जा संतुलित होने लगती, शांत होने लगती। तो इस अवस्था में आ जाएगी। इस अवस्था में यहाँ पर ये क्रोध, ये है क्रोध ऊर्जा, गतिज के रूप में ये स्थिति ऊर्जा है दोनों। बस इसका शांत रूप ये है, जब चाहे तो एक्टिव हो जाएगा, इधर आ जाएगा। तो बस यही चीज समझना बस मुश्किल है। अब मैंने भी अब कई वीडियो बताया है, फिलहाल बहुत से लोग इसे नहीं समझ पाएंगे आज भी, क्योंकि मेरी बात जैसे मैं बोलूँगा तैसे ही उनमें या तो क्रोध ढकेलेगा, या तो लालच ढका होगा, या तो मोह ढकता रहेगा, या तो घमंड, अरे मुझे सब पता, या तो काम वासना ढकी होगी। ऐसा होता है।
बस यही चीज़ जब मैंने समझ ली कि ऐसा होता है, बस समझ में आ गया था कि अच्छा ये होता है। मुझे अब विचार साफ-साफ दिखने लगे थे, स्पष्ट। कैसे आदमी बोल रहा है तो कैसे विचार, इसके अंदर क्या हो रहा है। ये बात हमारे अंदर सब स्पष्ट समझ में आने लगी थी। ये हर चीज़, ये बात हर व्यक्ति के अंदर ही होती है। अब जैसे भी हम कोई भी विचार समझाने की कोशिश करें, ऐसे ज्ञान डालने की कोशिश करें तो रिवर्स होता है। वो व्यक्ति झल्लाने लगता है, हम पर गुस्सा होने लगता है, अपना घमंड दिखाने लगता है तुरंत। व्यक्ति के लालच को जरा सा तुम रोकने का प्रयास करो कि भैया तुम लालच आ रहा है, वो तुरंत गुस्सा में आ जाएगा, अटैक तुरंत कहेगा तुम बड़े ये वो कौन ईमानदार है, ऐसी बातें वो करेगा। घमंड, यार भाई तुम घमंड, अरे ऐसे हैं हम, ऐसा होता है, वही बात है। तो ये था। अब हम बस एक बात सोच ही रहे थे, अब ये सोचा करते थे कि प्यार की बात, कि क्या कोई ऐसी लड़की होगी जो इस तरीके की होगी, जिसे मन जीतने की इच्छा होगी। ये मन ही तो है हमारा, ये मन है। क्या होगी ऐसी कोई लड़की जो इस तरीके से, अब समझो जब आप इस तरीके से होंगे और फिर किसी की चाहत हो किसी के लिए, तो क्या एहसास होगा, महसूस करके देखिए। वो चाहत हम ढूंढ रहे थे, तो सोचते थे क्या कोई ऐसी लड़की होगी। एमएससी में तो लगता था होगी, बीएससी में लग रहा था बिल्कुल होगी, और इंटर में तो अरे तब अरे होना ही है, और उसके पहले अरे हम आए तो वो होगी। और लेकिन धीरे धीरे ये विश्वास कमजोर होता जा रहा था। अब बीएड में आ गए थे तो और कमजोर होता जा रहा था, क्योंकि देख रहे थे ना, हम जब भी किसी से बात करते थे तो हम आसानी से भांप सकते थे कि क्या इनमें से कौन सी स्थिति उसके दिमाग में चल रही। तो ये था, लगता था कि क्या कोई ऐसी लड़की होगी। समझो, जो हमने बताया था, जो बचपन का एहसास था वो प्रेम का, सिर्फ तुम वाली बात तो ही वो छोड़ो कि सिर्फ तुम वाली तो बातें थी, हमारा तो उससे भी पहले वाला था कि हाँ ऐसा एहसास मिलेगा। तो लगता है एक गाना गुनगुना लें थोड़ा सा। तो आज ब्लैक बोर्ड में ही बताना था, क्योंकि अब थोड़े दिन ब्लैक बोर्ड हमारे पास रहेगा नहीं, तो फिर ऐसे ही बताना है। वैसे भी हमने ये बताना ही बंद कर दिया था, क्योंकि मेरे मित्र ने कहा था कि दिलीप भाई अब ज़्यादा हो गया है, अभी मत बताओ इसको, अभी रुको, इसके लिए अभी समय नहीं आया। उन्होंने ऐसा ही कहा था, उन्होंने शायद बिल्कुल सही कहा था, और हमने उनकी बात भी मान ली थी। चलो थोड़ा सा हृदय की जो गहराई है ना, वो थोड़ा सा वो एहसास का गाना है, गाना अच्छा लगता है कि अपने उनके लिए। अब कौन है पता नहीं, लेकिन फीलिंग तो अंदर रहती ही है। अभी मुलाकात तो अभी भी नहीं हुई है, देखो क्या होता है। गाना है, पहली मोहब्बत का एहसास है तू, पहली मोहब्बत का एहसास है तू, बुझ के न बुझ पाई वो प्यास है तू, तू ही मेरी पहली ख्वाहिश, तू ही आखिरी है, तू मेरी जिंदगी है। ऐसा है। अब जब ये गाना इतना गाया है तो थोड़ी दो लाइनें और अच्छी लगती हैं हमको। हर जख्म दिल का तुझे दिल से दुआ दे, हर जख्म दिल का तुझे दिल से दुआ दे, खुशियाँ तुझे गम सारे मुझको खुदा दे, तुझको भुला ना पाया मेरी बेबसी है तू, मेरी जिंदगी है। तो ऐसा गाना गा लेते हैं, वो बिल्कुल फीलिंग अटैच हो जाती है। तो हम यही सोचते थे कि कोई लड़की ऐसी होगी जो उसमें ये चीज़ें होंगी, ईमानदार होगी, उदारता होगी, अनुशासन होगी, नम्रता होगी और सहनशीलता।
तो क्या कोई मन को जीतने वाली होगी? क्योंकि जब लग ये ऐसी चाहत नहीं होगी तब लग मैं तो प्यार व्यार में पड़ भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि जिम्मेदारी मुझे निभानी थी और जिम्मेदारी मैं आज भी निभाता हूँ। ठीक है, मिलते हैं। अब इसके बाद आगे चर्चा होगी बहुत सी चीज़ों पर, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों पर अब मैं बात करूँगा। बस फिर वही कहूँगा कि इस चीज़ को बस समझिएगा कि क्रोध बुद्धि को ढकता है, तब स्थिति कैसी होती है व्यक्ति की। कुछ भी समझाओ नहीं समझेगा, लालच ढक ले कुछ भी समझाओ नहीं समझेगा, मुंह ढके हो कुछ भी समझाओ पक्षपात करेगा, काम वासना ढके कुछ नहीं सुनना है, काम वही करेगा। घमंड ढक ले, और ये विचार है इतनी बारीक से ढक लेते हैं कि बुद्धि की क्षमता ही व्यक्ति की कम कर देता है और वो दूसरे को दुख देगा ही। ये बस बातें होती हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अब बहुत महत्वपूर्ण चर्चा होगी और मन की गहराई में जाना है हमको। अभी इसमें भी बता रहे कि ये भी तो मन की गहराई है, लेकिन फिर अब इसी ग्राफ के आधार पर अब दुनिया की बातें समझेंगे हम, दर्शन में जाएंगे, मनोविज्ञान में जाएंगे, जो जो हमने सीखा अपने बीएड के दौरान। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपने देखा मेरा वीडियो, इसके लिए धन्यवाद। और उन लोगों को भी आप इसे शेयर कर सकते हैं जिनको इसकी ज़रूरत हो, ताकि वो भी समझकर अपने जीवन को अच्छा बना सके, क्योंकि मेरा उद्देश्य यही है। धन्यवाद।